रसोई में सुबह सुबह मिठाई बना रही है, क्योंकि वो जानती है कि उनके बेटे का आज रिजल्ट आने वाला है और वो भली भांति जानती है कि रिजल्ट कैसा रहने वाला है। एक मास्टर जी हैं जो खुद एक रिकॉर्ड होल्डर है, पर वो जानते हैं कि उनका ये विद्यार्थी ही उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जो अपनी क्लास में आए नए विद्यार्थी का यह कहकर मजाक उड़ा रहे हैं कि ये दुकानदार का लड़का क्या ही फसल काटने वाले हाथों का मुकाबला कर पाएगा। पर यह बच्चा चैलेंज लेता है और उनके हुनर में उन्हें ही धोबी बछाड़ दे देता है, जैसे कि हर चीज में अव्वल रहने की इनको आदत पड़ गई हो। जब पढ़ाई की बात आती है तो सीधा आईआईटी पर जाकर रुकते हैं, और जब नौकरी की बात आती है तो उस नौकरी के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचकर ही रिटायर होते हैं। आज हम मिलने आए हैं 34 वर्षों के धुआंधार करियर के साथ उत्तराखंड के 11वें डीजीपी के रूप में रिटायर हुए आईपीएस श्री अशोक कुमार जी से, जो वर्तमान में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के वाइस चांसलर हैं। जब आपने पढ़ाई की तो आप सीधा आईआईटी, नौकरी करी तो आप सीधा डीजीपी से रिटायर हो। आपसे कोई मिलने आता है स्पोर्ट्स में तो सीधा नीरज चोपड़ा आते आप किसी से मिलने जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते। नहीं ऐसे तो फिर आज आप वीसी हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा की, आपको टॉप पे रहने की आदत हो गई होगी, फिर भी आप इतने ग्राउंडेड कैसे हैं? नहीं, देखिए ये तो गलत फहमी होती है आदमियों के दिमाग में। जो टॉप में है वो भी इंसान है, जो नीचे है वो भी इंसान है, सभी बराबर है। और दूसरा जो कहते हैं, जो आप जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते से वापस भी तो लौटना है। तो अगर आप जो है ना ज़मीन से नहीं जुड़े रहोगे तो मेरे विचार से बड़ी ठोकर खाओगे, और वापस लौटते वक्त फिर बहुत ख़राब लगेगा। क्योंकि कोई भी दुनिया में हर आदमी को एक दिन, हर किसी का एक ही अंत है, हम सभी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और जिसको पावर का नशा चढ़ जाता है वो मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। मतलब हमने तो ग्राउंड से लेकर के टॉप मोस्ट पोस्ट पुलिस की वहाँ तक गए, किंतु मैंने अपनी बेसिक ह्यूमिलिटी जो होती है, विनम्रता और लोगों से मिलना, अप्रोचेबिलिटी, उसको कभी भी कम नहीं होने दिया। पर जिस जिस पद पे आप थे, डीजीपी थे, वहां तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल होता है आम इंसान के लिए। नहीं होता है, पर मेरे टेन्योर में नहीं था। अच्छा। बल्कि अगर आपने नोट किया हो, मैं खुद जाके पब्लिक से मिलता था। मैंने हर टाउन में, उत्तराखंड के कोई ऐसी जगह नहीं होगी, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां मैंने जा करके पब्लिक से संवाद नहीं किया। हम ओपन पुलिस जन संवाद रखते थे, जिससे लोगों के जो इश्यूज हैं वो हमारे तक आ जाए और लोगों का भरोसा बढ़े कि यस, हम पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, सबसे पुलिस के मुखिया से सीधे बात कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे ऑफिस तो बहुत लोग आते थे। मतलब डेली की एवरेज कम से कम 50 में। वैसे अगर मिलना हो, चलिए तो आपकी बात है कि आप अप्रोचेबल थे, अगर किसी डीजीपी साहब से मिलना हो तो क्या रास्ता है आम आदमी के लिए? क्योंकि एसएसपी साहब से तो हम डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं। यस, जी। नहीं मिलना, डीजीपी से भी डायरेक्टली मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से हर डीजीपी, जो भी अच्छा डीजीपी है, उसको एक टाइम फिक्स करता है कि मैं इस टाइम पब्लिक से मिलूंगा, तो वो उसको अपनी वेबसाइट पे या कहीं ना कहीं डाल देना चाहिए। उसके अलावा आपको जो पुलिस मुख्यालय में वहाँ पे जो उनका स्टाफ अफसर बैठते हैं, कहीं उसको A2 डीजीपी भी बोलते हैं, कहीं चीफ स्टाफ अफसर बोलते हैं, उनसे भी जो है उनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनका नंबर भी और उनके पीआरओ का नंबर, ये सब वेबसाइट पे होता है। उनके थ्रू भी जो है ना आपको टेलीफोन से, व्हाट्सएप से, ईमेल से उनकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो मेरे विचार से मिलना इतना कठिन नहीं होना चाहिए। हम तो जो है बिना अपॉइंटमेंट के भी, जो भी पुलिस मुख्यालय आता था और उसको लगता था कि भाई मेरा काम नीचे से नहीं हो रहा है, एसएसपी से मिल लिए नहीं हुआ, आईजी से मिल लिए नहीं हुआ, तो उसको जरूर से जरूर मिलने का मैं टाइम देता था। मतलब सीधे भी आकर के कोई मिल सकता था विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट। अच्छा। बट विद प्रायर अपॉइंटमेंट तो मिलना चाहिए सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए।
मुझे ऐसे लगता है कि हम शायद सोच में ही रुक जाते हैं कि यार पता नहीं यार डीजीपी साहब से मिलना हो भी पाएगा या नहीं, पता नहीं मिलते भी होंगे या नहीं मिलते होंगे। बहुत सारे लोग शायद प्रयास तो करना ही चाहिए। प्रयास कर, मेरे विचार से तो जैसे मैंने भी कोशिश करी, मैंने कहा ट्राई करके देखता हूँ, अगर सर ने हाँ कह दी तो मैं तो प्रयास तो करना ही चाहिए। 99% तो उम्मीद है कि जरूर मिलेंगे। अगर आपका इशू है तो कोई मतलब मिलने का एक कारण भी होता है ना कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सोल्व नहीं हो रही, और मैंने यहाँ इस लेवल पे ट्राई कर लिया, उस लेवल पे ट्राई कर लिया, किंतु नहीं सोल्व हो रही। 2023 में मई 2023 में एक अखबार में आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आई हैव नेवर प्लान एनीथिंग फॉर माई लाइफ, आई जस्ट एक्सप्लोर्ड सेल्फ इन द जर्नी ऑफ लाइफ। क्या मतलब है इस बात पे? देखिए, कई बार आदमी लाइफ में बहुत कुछ प्लान करता है, प्लान करके चलता है, तो वो भी एक अच्छा रास्ता है। तो आप अपने टारगेट्स बनाते हैं, फिर उनको अचीव करते हैं। तो मैंने लाइफ में पहली बार कोई चीज़ सोच के की है तो वो सिविल सर्विस एग्जाम किया है। बाकी जो है ना, अपने आप होता चला गया, जिसे कहते हैं ना। भाई जैसे गांव में थे, हमें पता ही नहीं था इंजीनियरिंग होती क्या है, डॉक्टरी होती क्या है, क्योंकि हम टॉपर थे, अच्छे नंबर लाते थे। टीचर्स को था भी इसको तो हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, ठीक है ना, ये तो रिकॉर्ड तोड़ा है इसने, तो वो है, वो था। पर ये नहीं पता था इंजीनियरिंग क्या है, डॉक्टरी क्या है, कहाँ इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो बस जो भी अच्छा हरियाणा में कॉलेज लगा, हिंदू कॉलेज सोनीपत, उसमें आ गया 11वीं 12वीं कर रहे हैं। सर आप इतने आसानी से बता रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो है मैंने प्लान करके नहीं किया। जब मैंने प्रेप और प्री इंजीनियरिंग ज्वाइन की, वो प्लान नहीं था, अकस्मात था। ऐसे ही मेरा जो आईआईटी में आना, वो भी सिलेक्शन के लिए मैंने कोई बड़ी प्लानिंग नहीं की थी, कोई कोचिंग नहीं की थी, वो भी मेरा अकस्मात था। किंतु आईआईटी से सिविल सर्विस का शिफ्ट, ये प्लान्ड था। हाँ, इसमें मैंने जो है बहुत गंभीरता से सोच के थर्ड ईयर के बाद, आईआईटी के थर्ड ईयर की ट्रेनिंग के बाद, मैंने तब सोचा था कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। तो मुझे जो है रास्ता बदलना है, सिविल सर्विस में जाना है, जहाँ हम पब्लिक की ज़्यादा हेल्प कर सके। तो ये मैंने प्लान डिसीजन लिया था। और यही बताऊँ, मैंने रियल में हार्डवर्क तभी किया है पहली बार लाइफ में। उससे पहले मैं नेचुरल उसमें फ्लो में चलता था, काम करता था, पढ़ता था, पर कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करता। यहाँ तो मैंने 14-14 घंटे पर डे पढ़ा है, और 2 साल पढ़ा है लगातार। तो ये मेरा पहला जो है ना प्लान वो था। तो मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि भाई मेरे को पता ही नहीं चला। ये पता तो चलता है, पर मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, बड़ी तैयारी होती है, कोचिंग लेते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, वो सब नहीं किया मैंने। हाँ, हैं, किस्मत में मान सकते हैं। किस्मत का रोल होता है अच्छा, लाइफ में, पर ये नहीं हो सकता कि सारी 100% किस्मत है। 10 से 15% किस्मत मैं मानता हूँ। एक तो रोल है आपके टैलेंट का। टैलेंट आपका इनबोर्न है, यानी जो आपको माँ बाप से मिला है, आपके डीएनए में है, हेरिडिटरी है वो। उसमें आपकी इंटेलिजेंस भी है, आपका स्वभाव भी है। आपने देखे होंगे कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बहुत गुस्सैल होते हैं, नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, कुछ बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके जो स्वभाव की है ना, ये पेरेंट्स से आती हैं, हेरिडिटी में आती है, आप उत्तराधिकार में आती है। इसी तरह से आपकी इंटेलिजेंस भी मोस्टली पेरेंट्स से आती है, कि आप मैथमेटिकल ज़्यादा हैं, कि आप स्पोर्ट्समैन ज़्यादा होंगे, कि आप जो है ना, कई लोग आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन, तो वो हेरिडिटी है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है लगभग 35% रोल जो है, एक स्टडी भी हुई है, उसमें 35% रोल आपके टैलेंट का है, मतलब जो आपने इनहेरिट किया है, उत्तराधिकार में आपको मिला, आपके जीन्स में जो है। और 50% के करीब आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, मतलब आप कितना लाइफ में, और 10 से 15% आपका कहीं लक कह लीजिए, चांस कह लीजिए, वो है। तो ये 3 चीज़ें मिल करके आपकी ओवरऑल सक्सेस डिसाइड जो होती है। आपका आपके इंटेलिजेंस है जो आपने मतलब, मैं तो आपके बारे में पढ़ रहा था तो आप बचपन में भी मतलब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उसके बाद में आपने रिकॉर्ड तोड़े। वो मेरा इमोन था, वो उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मतलब आप देखिए ना, मतलब आप आपने तो आप कह सकते हैं कि आपने के लिए कुछ नहीं किया। हम अगर बाहर से बैठ के देखते हैं तो नहीं, वो ठीक बात है आपकी। तो मैं कहता रहा हूँ, वहां तक मैं मैथमेटिकल टैलेंट की वजह से पहुंच गया। मेरा मैथमेटिकल नैक बहुत ज़्यादा था। अच्छा, हाँ, जो कैलकुलेशन में अभी भी बहुत फास्ट करता हूँ, लोग हैरान हो जाते हैं, अच्छा, जब 60 की एज में भी।
तो बचपन में टीचर सवाल लिखता था बोर्ड पे, मैं साथ साथ आंसर बता देता था, तो टीचर भी हैरान होता था कि इतने फास्ट कैसे हुआ। तो मेरा उसमें वो नहीं है, मेरी मेहनत नहीं है उसमें, वो मेरा टैलेंट था, आप समझिए। मतलब नेचुरल कैलकुलेशन है, मेरा माइंड मैथमेटिकली फास्ट है, किंतु जरूरी नहीं है मैं हर चीज़ में अच्छा हूँ। हाँ, मेरे को रास्ते याद नहीं रहते हैं। तो कई लोग जो जरूरी वो बिल्कुल कम वालों को भी रास्ता याद रहता है, मुझे नहीं याद रहता। तो आपका एक इनबोर्न जो हेरिडिटरी कुछ क्वालिटीज होती हैं उसका फायदा है, किंतु खाली हेरिडिटरी से आप सिविल सर्विस में नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ रगड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो इसमें मैंने 2 साल रगड़ा लगाया जबरदस्त। तो ये जो आपका एक तो डेयरिंग नेचर हो गया, डेयरिंग नेचर भी आपका आपकी सर्विस में देखा गया है। अब तो खैर सभी जगह पे उपलब्ध है, सो हर बात को मैं नहीं बोलना चाहूँगा, सब जगह पे पूरा आपका डाटा उपलब्ध है। तो एक तो डेयरिंग नेचर हो गया, आपकी इंटेलिजेंस हो गई। तो पेरेंट्स में से किसका ज़्यादा पार्ट आपको मिला आपके? देखिए जो स्वभाव है वो तो मुझे माँ से मिला। हाँ, मेरी माँ का ये था कि लाइफ में कभी भी किसी को कष्ट मत मचाओ, मतलब पूरे लाइफ के अगर जहाँ तक हो सके हर किसी की मदद करो। तो ये जो स्वभाव है ये हमने माँ से लिया। अब इंटेलिजेंस में तो दोनों इंटेलिजेंट थे वो, जबकि मेरी माँ ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, एक भी क्लास नहीं पढ़ी ना, और फादर 8 क्लास पढ़े थे सिर्फ, किंतु इंटेलिजेंट थे दोनों। तो ये नहीं मैं कह सकता इंटेलिजेंस किस में से आई, स्वभाव जरूर मुझे पक्का पता है कि स्वभाव में मेरे पास माँ की जीन्स है। उनको तो बहुत कॉन्फिडेंस था आपके ऊपर। जो मैंने शुरुआत में इंटरव्यू जो आपके इंट्रोडक्शन में बात बोली है कि आपका रिजल्ट आने वाला है और वो मिठाई बना रही है, उनको उन्हें कॉन्फिडेंस पता है कि क्या उसलिए था कि वो बचपन से देखते आ रही थी, पहली क्लास से 10वीं तक उन्होंने गांव में देखा। तो हर बार 31 मार्च को रिजल्ट सुनाया जाता था, 31 मार्च से 1 अप्रैल में दोनों में से एक दिन था जो गांव के स्कूल में सबको बुला के उस दिन रिजल्ट सुना के आपको अगली क्लास में कर देते थे। तो उस दिन रिजल्ट सुनाते थे तो उनको पहले से 10वीं तक पता था ये तो टॉपर आना ही है, उनको आदत पड़ गई मतलब। तो इसलिए वो पहले से ही मिठाई बना लेती थी, पेड़ बना लेती थी कि सबको बांट दे ऐसे। तो वो मैंने कहा ना उसमें मेरी मेहनत थी नहीं, भाई डाउट होता तब ना जब आपने मेहनत कम की हो ज़्यादा की हो। हैं, वो चूंकि नेचुरली था मेरे लिए एक प्रकार से वो था, तो इसलिए उनको पहले से पता रहता था इसने टॉप करना है। 10वीं के बाद उनको आइडिया नहीं रहा ना, 10वीं के बाद उन्होंने फिर वो सीधा आईपीएस बनने पे सेलिब्रेट किया। उससे पहले आईआईटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको बस ये था, बेटा बेटा आईआईटी में, और आईआईटी कोई बड़ी चीज़ है, उनको ये भी नहीं पता था आईआईटी से करके करते क्या, बस ये पता चल जाता कि आईआईटी कोई बड़ी चीज़ है। मिस करते? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, और नहीं, आप कह रहे थे कि आपने इंजीनियरिंग छोड़ दी। आपको जो अभी करंट उत्तराखंड के डीजीपी साहब हैं, अभिनव दीपम सर। अभिनव जी, तो उन्होंने आपको विश्वकर्मा ऑफ पुलिस कहा हाँ अभिनव जी ने कहा है ना? हाँ हाँ। आपको विश्वकर्मा ऑफ उत्तराखंड पुलिस कहा है। यहाँ पे भी आप उसे लगा रहे होंगे, आई एम श्योर, नहीं वो बात है एज सही। अ वीसी। हाँ नहीं, वीसी के रूप में भी मेरा वो रोल है। विश्वकर्मा ने चूंकि निर्माण उनका काम था विश्वकर्मा जी का, तो समहाउ जब मैं उत्तराखंड पुलिस में आया सबसे पहले, वैसे तो मैंने 4 पोस्टिंग उत्तराखंड बनने से पहले की थी। हाँ रुद्रपुर किया, चमोली किया, हरिद्वार किया, नैनीताल किया। और जब उत्तराखंड दोबारा बना, मतलब उत्तराखंड बना, उसके बाद में दोबारा एसएसपी हरिद्वार आया और फिर प्रमोट होके डीआईजी मुख्यालय गया, ठीक है, पुलिस मुख्यालय। तो उस रोल में मैंने देखा नया स्टेट है, न तो हम पे थाने चौकी ठीक पूरे हैं, न हम पे अफसरों के घर हैं, न ऑफिस हैं, आप समझ गए, न हमारे पास इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, गाड़ियां हैं, सबकी कमी थी। आप समझ, नई स्टेट को उठाना है। उत्तर प्रदेश ने हमें कुछ नहीं दिया, बहुत कम था। उत्तर प्रदेश के दिनों में ये क्षेत्र नेग्लेक्टेड था, मैं एसपी चमोली रहा था, 7 थाने थे, हर चीज़ की कमी थी मतलब समझते से। तो फिर मैंने पूरा 5 ईयर प्लान बनाया 2004 में। अच्छा, हाँ, कि उत्तराखंड पुलिस की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको सुधारना है, थाने चौकियों की कंडीशन को सुधारना है, पुलिस लाइनों की कंडीशन को सुधारना है। उसके बड़े बड़े मैं आईआईटी का था, मैं जबकि सिविल इंजीनियर नहीं था, बट दिमाग तो होता ना आईआईटी वाला। तो हमने बड़े बड़े आर्किटेक्ट बुला के उनसे नक्शे बनवाए और प्लान बनाए मैंने कि भाई हम किस साल में क्या क्या कर लेंगे। 5 ईयर प्लान बनाया था मैंने, 3 साल में अचीव करी। 2004 से 2007 की बात, 3 साल में पूरा।
तो उस फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त उठान हुआ, ठीक है। फिर मैंने दोबारा एस डीजीपी दोबारा एक राउंड किया, तो आप देखिए पुलिस लाइन देहरादून है, एक पूरा सरदार पटेल भवन बन गया है जो ऑफिसर्स के बैठने की कमी थी। फिर हमने सरकार के सहयोग से कई 100 करोड़ की योजना बनाई है, और वो भी हमने आधी अचीव कर ली थी मेरे टाइम में ही। तो वो आगे चल रही है। अब जो है ना, पुलिस कर्मियों के लिए घरों की व्यवस्था भी हो रही है। उस योजना में हमने घर भी बना दें थे 2000 से ज़्यादा। तो इसलिए कभी कभी कह देते हैं कि भाई एक 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 मेरे पुराने डीजीपी मुझे शाहजहां बोलते थे, पुलिस का शाहजहां। क्यों? इसी उससे शाहजहां को निर्माण के लिए शाहजहां ने भी बनाए थे। निर्माण किए थे ना बहुत सारे, ताजमहल और लाल किला भी उन्हीं का बनाया हुआ। तो ऐसे ही विश्वकर्मा को भी बोल दिया इन्होंने, तो बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पर यह कि हाँ, मैंने पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया। और अब यहाँ पे एज अ वीसी आप स्पोर्ट्स हाँ, मैं यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट प्रथम वाइस चांसलर ही कह लीजिए यहाँ का। ये थे, परंतु वो 1 साल में छोड़ गए। तो मैंने यहाँ के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, फिर यहाँ के कोर्सेज शुरू करते हैं, यहाँ की डिज़ाइन करना है, फिर उनको इंटरनेशनल लेवल पे लाना। मतलब इंडिया में स्पोर्ट्स साइंस वगैरह सब नहीं है। स्पोर्ट्स की स्टडीज़ जो है ना, बहुत ही एक बेसिक लेवल पे हो रही थी, तो उसका लेवल उठा करके इंटरनेशनल तक लेके जाना है। तो हमने उसकी पूरी योजना बनाई है, कोर्सेज उस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। एक उत्तरा हरियाणा के लिए मिशन ओलंपिक 2036 स्कीम बनाई है। हाँ, जिसमें हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो देश में जो है ना, ओलंपिक्स में पदकों की संख्या बढ़े। इतना पीछे क्यों है हम ओलंपिक? तो वो सारे हरियाणा में तो वैसे ज्यादातर सभी स्पोर्ट्स, मतलब सब बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा है, काफी ज्यादा है। की कल्चर है और स्पोर्ट्स का एक इकोसिस्टम है, तो बहुत अच्छा है। और लोगों को स्पोर्ट्स में करियर दिखता है, और है भी। और करियर के भी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं खेलों में। पहले ना हम खाली खिलाड़ी बन सकते थे, कोच बन सकते थे, अब तो आप स्पोर्ट्स एकेडमिशियन बन सकते हो। मतलब स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट्स लेक्चरर, स्पोर्ट्स प्रोफेसर, सब पूरा हुआ है। फिर आजकल स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हो। फिर आप स्पोर्ट्स अपने साइंटिस्ट यस, क्या होता है? बीएससी स्पोर्ट्स साइंस मेरे यहाँ कोर्स है। अच्छा। हाँ, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा बीएससी स्पोर्ट्स में कर सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमेट्रिक्स, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ठीक है ना, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इससे क्या है ना, आप स्पोर्ट्स एक साइंस है, तभी तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के इतने मेडल आते हैं, क्योंकि उनके एथलीट के पीछे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी लगे होते हैं, साइंटिफिकली ट्रेन करते हैं कि कौन से एंगल पर फेंकेंगे तो ज़्यादा जाएगा, है ना? आपके बॉडी पार्ट के मूवमेंट, इस पार्ट के मूवमेंट के लिए क्या क्या, कौन सी मसल्स को और ज़्यादा एक्टिवेट करना है, तो हर चीज़ साइंटिफिक होगा। तो स्पोर्ट्स साइंस भी एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। और फिर ये जो अलग चीज़ है ना, मैंने बोला स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन जाइए आप, वो भी तो आप एक वो है करियर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बन जाइए आप। तो ये दुनिया भर के करियर है। तो योगा भी इसी में आता है या नहीं? स्पोर्ट योगासना को हमने दिया है कोच बनाने वाले में। अच्छा। एक स्पोर्ट योगासना करके नेशनल, योगासना, हाँ, योगासन करके नेशनल गेम्स में आ गया है। तो योगा तो एक स्पोर्ट्स का फॉर्मेट में योग आ गया आजकल देश भर में, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक ना एक दिन एशियन या ओलंपिक में भी जाए, हम तो यही उम्मीद करेंगे। अभी नेशनल गेम्स में शामिल हो गया है। तो आप लोग खुद सिलेक्शन करते हैं या फिर मतलब बच्चे अप्लाई वगैरह करते हैं? किसके लिए? अगर यहाँ पे एडमिशन आपको जैसे बाहर भेजने होते हैं बच्चे, नहीं, बाहर तो अभी गेम्स में जब भेजने होते हैं, गेम्स के लिए तो हम सिलेक्शन करते ही हैं। जो हमारे बच्चे हैं, जैसे भी हमारे 1000 से ज़्यादा एडमिशन के लिए अप्लाई किया, हमारी सीट्स है करीब 500, तो एक प्रकार से 50% छंटनी होगी। फिर जैसे जो बच्चे आ गए, तो फिर उनमें से टीम का भी सिलेक्शन करेंगे। यहाँ एक स्पोर्ट्स स्कूल भी है, उसमें भी रोज़ सुबह शाम 1.5 घंटे की स्पोर्ट्स होता है। 3 घंटे का खेल हर बच्चा खेलता है, चाहे स्पोर्ट्स स्कूल में हो चाहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। इतना तो मैंडेटरी है ही है। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपको दिखाई दिया जब आप आए? चैलेंज यहाँ का ये है कि अभी यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनी है। फिर वही बात है, स्कूल की है, स्कूल की 51 साल पुरानी है, उसी में यूनिवर्सिटी आ गई। तो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है। दूसरा, ये जो कोर्सेज है ना, नए कोर्सेज को डिज़ाइन करना है। तीसरा, फैकल्टी और कोचेज, उनको भी क्वालिटी के फैकल्टी लाना और कोच लाना वो भी आसान नहीं। उसमें भी क्योंकि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर टैलेंट को, वो आसान नहीं होता। और आप पे 10 तरह के दबाव अलग होते हैं। तो आपको सही आदमी को आप जो है मानते दबाव? नहीं, मैं दबाव नहीं मानता, हमेशा मेरिट से जाता। तो इसलिए तो कह रहा हूँ, पूरा काम तो बड़ा हुआ ना।
दबाव के बीच इसके बावजूद आपको जो है सही मेरिट पे काम करना आसान नहीं होता, उसके लिए बोल्ड होना पड़ता है। आप अपने सिस्टम के खिलाफ बहुत जाते हैं, मतलब चाहे आपको अपनी पुलिस वाले को जेल में जेलर को जेल में डालना हो, एंटी करप्शन मामले में अपने ऑफिसर्स को जेल कराना हो, शाहजहाँपुर में अपने स्टाफ की गलती कोर्ट के सामने पूरा एक्सेप्ट करनी हो, मतलब आपको नहीं लगता है कि जब आप ऐसे अपने ही सिस्टम जिसमें आप काम कर रहे हैं, अपनी पुलिस बिरादरी में आपका नाम खराब हो, आपको बुरा बोले लोग कि क्योंकि ये बात तो ये बहुत बड़ी है स्वीकारना, ये तो बहुत आसान नहीं है, और आपके जिस जिस पद पे आप थे या आज भी जिस पद पे हैं, इतनी बड़ी बात स्वीकारना आसान नहीं है, पर आप अपनी सिस्टम के खिलाफ कैसे जाते हैं? हर बहुत जगह देखा गया है। पहली बात तो मुझे ये बताइए, आपको लगता है मेरी पुलिस वालों में छवि कैसी लगती है? हैं? आप बताओ। अ, मुझे सर देखिए, आप डीजीपी से रिटायर हुए तो मुझे तो लगता नहीं कोई पुलिस वाला कह पाएगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, आप जवानों के पास जाके देखिए, उनके दिल में कितना सम्मान है हमारे लिए, कितना प्यार है जाके, क्योंकि हमने उनकी उनकी पीड़ा को भी समझा है। आप समझिए ना, वो जो है, जो मैं कहता हूँ लीक से हटकर इंसाफ के डगर। आपकी किताब में है ना, जैसे अब मैं किताब की पहली कहानी पढ़ी, सबसे पहली कहानी कैसा आपने लीक से हटकर इंसाफ के डगर, हाँ हाँ कि मैं लीक से हटने का वो खतरा उठाता हूँ, क्योंकि मुझे लीक पे चलना पसंद नहीं। अगर लीक अन्याय से भरी हो तो फिर उस पर क्या फायदा? पुलिस का काम है लोगों की सहायता करना, लोगों को सिक्योरिटी देना, और अगर पुलिस ही रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो मैं तो उसे माफ नहीं करूँगा, मेरी आत्मा उसके लिए गवाही नहीं देती। परंतु दूसरा आपको जो याद रखना चाहिए, ये सारे पुलिस वाले थोड़ी ऐसे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पूरी खाकी में इंसान जो किताब है उसी पे तो है कि पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता उसको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करती? पर उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसा है जिसमें आपने अपनी ही Yes. कमियों को स्वीकार किया है, यस, हम अगर अपने सिस्टम की कमी। अगर हमारे सिस्टम में कमी है तो उनको स्वीकार करना चाहिए, उसका सुधार करना चाहिए। तो आप देखेंगे 95% पुलिस वाला खुश होता है मेरे उस एक्शन से। वो सिर्फ बदमाश पुलिसकर्मी है जो परेशान है। किसने आपको अधिकार दिया है कि गैंग रेप की पीड़िता को उसके पति को झूठा जेल में भेज दो ड्रग्स के केस में? तो वो क्रिमिनल है, पुलिस वाला नहीं है। ऐसे आदमी को मैं क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर, उसको 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 बचा करके कौन से क्या क्या अच्छा काम करेगा, बताइए मुझे। सही है, फिर एक को बचाएंगे, आप एक एग्जाम्पल खड़ा करते हैं। यस, फिर और ज़्यादा इसीलिए ये बढ़ता जाता है। तो मैं आँख मूंद कर ही मार सकता हूँ, पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर है, उसमें ट्रिपल पावर है कि मैं बोलता हूँ, पुलिस के पास ट्रिपल पावर है कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। पुलिस के पास यूनिफॉर्म है, उसी से आदमी डरता है। पुलिस के पास वेपन्स हैं, उससे कुछ भी कर सकता है। वेपन लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को मारने के लिए नहीं है। क्रिमिनल से, टेररिस्टों से, आतंकवादियों से सुरक्षा चलेगा तो देगा, अपराधियों से सुरक्षा के, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी पावर है कानून की पावर। कानून किस लिए बनाया? कानून इसलिए बनाया कि वो जो है ना पीड़ित की मदद करे। कानून जो है ना बदमाश पुलिस करने के, प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बना। तो जो तीनों पावर जब पुलिस के पास है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो डीजीपी, सभी पे है वो पावर। तो उसका सदुपयोग करने के लिए आपको पावर दी है सरकार ने या देश ने या संविधान ने, है या कानून। तो अगर जो पुलिस वाला इनका दुरुपयोग करेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उस दुरुपयोग को रोकना है। ये मैंने थ्रू आउट लाइफ जो है फॉलो किया, और जो आपके पहले थोड़ी था 95% पुलिस वाला इसमें आपको साथ दे, क्योंकि कहीं आपके रिटायरमेंट के टाइम पे वो आपको ऐसे, आप समझ गए ना, तो कहीं वो पीड़ित भी तो है ना, ऐसे ही पुलिस वालों से वो बेचारा शरीफ पुलिस वाला पीड़ित है, जो इसी वजह से फिल्म वालों ने उल्टी छवि बना दी थी पुलिस की, अब जाके धीरे धीरे सुधरने लगे। क्योंकि ऐसे लोग जो है हावी जब सिस्टम पे होंगे तो वो गलत होगा, वो अच्छी बात नहीं होगी। तो इनको सिस्टम पे, गलत पुलिस वालों को सिस्टम पे हावी नहीं होने देना है। तो यही इसीलिए मैं कहता हूँ मैं लीक से हट कर चलता हूँ, और मैं बोल्ड डिसीजन देता हूँ, और बोल्ड डिसीजन दी है मैंने। नहीं, आज आपका एक दैनिक जागरण में आपका एक इंटरव्यू आया, आंतरिक सुरक्षा क्या, आप बताइए उसके बारे में कुछ बताइए। मैं कुल मिला के मैंने आंतरिक सुरक्षा पे किताब लिखी है, और भारत की आंतरिक सुरक्षा एक बहुत क्या है आंतरिक सुरक्षा, थोड़ा बेसिक से बता दीजिए। बेसिक बात यह है कि जो देश में आतंकवाद है, जो बॉर्डर की सुरक्षा है,
नक्सलिज्म है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, पंजाब प्रॉब्लम थी, अब वो देश भर में कहीं आतंकवाद की घटनाएं हुई, कहीं धमाके हुए, ये सारे आंतरिक सुरक्षा में आता है। फिर इवन जो छोटे मोटे दंगे होते हैं वो भी आंतरिक सुरक्षा का पार्ट है। तो इसके ऊपर मैंने किताब लिखी है जो मैग्रो हिल ने छापी है, और मैं बीएसएफ में भी रहा हूँ, सीआरपीएफ में भी रहा हूँ, तो मेरा एक्सपोजर ज़्यादा है। क्या नाम है किताब का? भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, अच्छा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और इंटरनेशनल पब्लिशर ने छापी है। और इस किताब को तो लगभग हर सिविल सर्वेंट पढ़ रहा है जो IAS IPS में आ रहा है, क्योंकि सिलेबस नहीं भी। तो जैसे मुंबई बम ब्लास्ट के लोग जो है जो छूट गए, उसमें आज तो अपने क्योंकि मैं इतना सोचता हूँ, मैंने इस सेक्शन में इतना इस फील्ड में काम किया है, जैसे मैं कह रहा था बांग्लादेश बॉर्डर पे भी मैं देश में आईजी रहा हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी रहा हूँ, और मैंने सीआरपीएफ में नक्सल वाले वो भी देखा, तो इसलिए मैंने बुक लिखी। तो ये मेरे को बड़ा कष्ट हुआ कि 180 से ज़्यादा लोग मारे, ये आतंकवादी हमला था, ट्रेन ब्लास्ट में। और जो स्पेशल कोर्ट थी मकोका की, जिसको हम सेशन कोर्ट मानते थे, क्योंकि इसके मर्डर के केस वहीं चलते हैं सेशन, उसने जो है 5 लोगों को फांसी की सजा दी, कुछ लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी, ठीक है, और हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दी। मतलब भाई वो भी तो जज थे, उनको कहाँ से एविडेंस मिल गया? एक टाइम आप ऐसा एविडेंस पा रहे हो, कुछ सीधे फांसी भी ले जा रहे हो, और दूसरे कोर्ट में जा करके आप कह रहे कोई एविडेंस नहीं है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं। तो मैं इस पे सवाल खड़े कर रहा हूँ, ऐसे देश की सुरक्षा कैसे चलेगी? क्या ऐसे हम लोग 180 लोगों को किसी ने नहीं मारा? ये कोई छोटा केस नहीं है, देश की आंतरिक सुरक्षा की बात है, देश के आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की बात है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए वो मेरी पीड़ा उसमें लेख में झलक रही। तो मतलब ऐसे कैसे सबूत नहीं मिले, मतलब ये समझ नहीं आया। मैं तो उस पर क्या ही बोलूँ। हम लोग को बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अकेली पुलिस नहीं है, पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, जेल है, ठीक है, और फिर कोर्ट्स में है, सब के सब मिलकर के आपराधिक न्यायिक व्यवस्था बनी ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। किंतु आप देखेंगे सब जगह जिम्मेदारी खाली पुलिस की। अपराध हो रहा तो क्यों हो रहा है? पुलिस बेकार है। आतंकवाद हो रहा था, क्यों हो रहा है? पुलिस बेकार है। भाई ये सारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ना। अगर हम आतंकवाद के खिलाफ स्ट्रॉन्ग होकर नहीं खड़े होंगे तो फिर वो आगे बढ़ेगा, फैलेगा। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं, एक सवाल नॉर्मली बोला जाता है कि पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मगर पुलिस चाहती नहीं है ज्यादातर करना। ऐसा ये बात सच है झूठ है? नहीं, ये सब तो गलत धारणाएं हैं। सब पता रहता है पुलिस को, ऐसा नॉर्मली बोलते हैं। गलत धारणाएं हैं। ये जरूर है कि अगर पुलिस पूरे कॉम्पिटेंस से लगती है, पूरी मेहनत करती है, तो 90% के करीब केसेस हम लोग एक्चुअल में खोल रहे थे। उत्तराखंड में एसडीजीपी हमारा वर्कआउट रेट देश में नंबर 1 था पूरे इंडिया से। हमने 90% के लिए, हमने, आपको याद होगा, 1200 कैमरे देख करके हमने एक डकैती के केस वर्कआउट की गई, सीसीटीवी देखकर। तो वो आपकी विल पावर की बात है। ऐसा नहीं है कि पुलिस सब जानती है, पुलिस सब जानती हो फिर आतंकवाद खत्म ही हो जाए। हाँ, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये जो सब हो रहा है ना, पुलिस को सब पता है, वो कुछ तो होने देती है, ऐसा नॉर्मली कहा ही जाता है। जो आप बोल रहे हैं ना, कुछ चीजों पे लागू है। अच्छा। हाँ, जिसको मैं कहता हूँ ना, इसलिए मैं वहाँ पे एक्शन लेता हूँ। जैसे जो ऑर्गेनाइज क्राइम है छोटे लेवल का, कहीं दारू बिक रही है, कहीं सट्टा हो रहा है, ये जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे कहीं ना कहीं पुलिस वाले की सह हो सकती है ना, वो उसकी मिली भगत हो सकती है। परंतु ये कोई सोचे कि मर्डर पुलिस करा रही है, डकैती पुलिस करा रही है, आतंकवाद पुलिस करा रही है, ये थोड़ी है। वो तो एक प्रकार से उसके लिए जी जान से लगती है पुलिस केस वर्कआउट करने के लिए। मेरा सवाल यह है कि आज नॉर्मली कहा जाता है कि या तो शीर्ष नेतृत्व के पास पावर बची है, मोदी जी, योगी जी, इनके पास ही पावर है, या फिर मान लीजिए कि गृह मंत्री जी, इनके पास पावर है, या ब्यूरोक्रेसी के पास पावर है। तो बीच की जो पावर है वो ऑलमोस्ट कम हो चुकी है। जैसे कि अभी इकरा हसन का मामला हुआ है, इकरा हसन जो कैराना से हैं, उनका मामला हुआ, उनको उनके साथ बदसलूकी हुई। और दूसरा अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनको स्टेज पे नहीं जाने दिया गया। इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या ये बात सच है कि मतलब सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के पास पावर है, वो जो चाहे वो करे, और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व के पास पावर? ऐसा नहीं है। देखिए, देश में किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है और नहीं होनी चाहिए। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पावर के बैलेंस पे बनी हुई है।
ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों का बैलेंस है। ठीक है, तो जो हमारी लेजिस्लेचर है उस पर भी अधिकार हैं बहुत सारे, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और जो एग्जीक्यूटिव है उन पे भी पावर है, और जुडिशरी पे भी पावर है, सबका बैलेंस है। ये बात अलग है कि कभी कभी, जैसे मैंने अभी आपसे पुलिस की ट्रिपल पावर की बात की थी, कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो दुरुपयोग तो किसी का भी सही नहीं है, अगर दुरुपयोग है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, और वो सिद्ध हो जाए, कहीं कहीं ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि जो कहीं मिसयूज किसी भी रैंक द्वारा है, जरूरी नहीं है वो ब्यूरोक्रेसी द्वारा हो या पॉलिटिशियन द्वारा हो, कोई भी आके मिसयूज करता है तो एज पर कानून सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं वैसे एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा ठीक भी है, क्योंकि पहले ऐसे बोलते थे कि अरे आप चाहे कितना भी पढ़ लें, आईपीएस इतनी पढ़ाई करके आप आईपीएस बने या आप आईएएस अधिकारी बने, और एक कम पढ़े लिखे या बिल्कुल ही ना पढ़े नेता जो है उनके साथ बदसलूकी कर देते थे, उनके साथ में बिहेव करते थे, उनको झुकना पड़ जाता, इतने बड़े अधिकारी, और उनकी बात माननी पड़ जाती थी। ये बात सच थी ना? नहीं, सच तो ये थी और सच है। अच्छा। दो ही इसमें सिंपल सी दो इक्वेशन है। जो जनप्रतिनिधि बना है, वैसे तो हर इंसान की अपनी प्रतिष्ठा है, तो हर इंसान की वैल्यू है, किसी को भी आपको जो है ना गलत ढंग से पेश नहीं आना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि बना है तो वो तो थोड़ा सा अपने को और बड़ा समझेगा, और हो भी गया है, लोगों ने चुना है, तो उसको सम्मान उसका होना ही होना चाहिए, सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। किंतु जनप्रतिनिधि होकर के अगर कोई किसी ब्यूरोक्रेट को जबरदस्ती दबाए या उसके साथ गलत व्यवहार करे, वो भी गलत है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर वो हो रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई पॉसिबल है, कानून में वो अधिकार दिए हैं। तो क्या आपके साथ हुआ अभी पहले ऐसा कभी हुआ? देखिए मधु जी, हमको तो पूरी लाइफ में ये रोज का काम है, अच्छा। किंतु जो हमारा व्यवहार है, जैसे मैंने कहा, मैं तो आम आदमी को भी नमस्कार करता हूँ, हर किसी को, और किसी का हमने आज तक वो किया हो, असम्मान किया हो, ऐसा संभव ही नहीं। तो हमने हमेशा हर किसी का सम्मान किया, तो मेरे साथ वो व्यक्तिगत रूप से नौबत नहीं आएगी। किंतु मुझे पुलिस में रहते हुए बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे कंप्लेंट आएंगे, आते रहे, ठीक है ना, कि आपके दरोगा जी ने सही ठीक व्यवहार नहीं किया, आपके सिपाही ने ठीक नहीं किया, और कई बार शिकायत सही होती है, कई बार गलत होती है। तो अगर हमारा दरोगा गलती पे रहा है, हमारा जवान गलती पे रहा है, तो हमने उस पर एक्शन भी किया है। और अगर हमारा जवान सही था और कहीं से कोई चुप भैया नेता उसको परेशान कर रहा है जबरदस्ती में, तो हमने जवान के फेवर में स्टैंड भी लिया है। कई बार तो आपको भी ऐसे काम करने पड़े होंगे जो आपका मन नहीं करता था करने, या नहीं? ऐसा कभी कभी झुके ही नहीं? इसलिए तो यूपी में जब थे 11 साल में मेरे 17 ट्रांसफर। 17 ट्रांसफर 11 साल में? ठीक है, जब तक अपना मन है। नहीं, मतलब फिल्मों में तो दिखाते हैं कि सस्पेंड भी हो जाते हैं, नई बात सुनते तो। कुछ कुछ लोग करते हैं, पर एक आदमी की छवि भी तो होती है। मेरे ख्याल से ऊपर वाले ये भी देखते हैं कि किस छवि का अधिकारी है, तो ये बात कि उसके साथ कितनी पब्लिक है, कितना सपोर्ट है। ये सब देखा जाता है। तो ट्रांसफ़र का हमने कभी बुरा नहीं माना, कभी कभी तो हमने रिक्वेस्ट करके लिया। 4 बार मैं पीएससी में गया, मैंने चारों बार पीएससी को एंजॉय किया। अच्छा। वैसे मैं बता दूं, मैं 34.5 साल में से मुश्किल से 2-2.5 साल ही फील्ड के बाहर रहा हूँ। मैं हमेशा की उसमें रहा हूँ, क्योंकि हमने हमेशा मन से पब्लिक के लिए, समाज के लिए काम है। आप तो यूएन भी गए थे। मैं यूएन विधायक साहब। वहाँ की पुलिस और यहाँ की पुलिस में क्या डिफरेंस? वहाँ की पुलिस अलग तरह की थी, 52 देशों की पुलिस थी हमारे साथ। 52 देशों की पुलिस थी आपके साथ? हाँ, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, एशिया, सब जगह के लोग थे, अफ्रीका के भी। तो वो उन सब की पुलिस देखने को मिलता था। सबसे अच्छा तो एक्सपीरियंस ये था कि हर एक के अपने अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग स्टाइल हैं, अलग अलग वो है। अदरवाइज वहाँ की पुलिस में हमारे तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वो कोसोवो में गए थे, जहाँ जो यूगोस्लाविया था ना, वो टूट रहा था, तो कोसोवो उससे अलग हो रहा था। तो उस टाइम यूएन की पुलिस वहाँ काम कर रही थी, तो वहाँ यूएन की ओर से कुछ वो थे, एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शंस, कि आप इसके देर नहीं जाएंगे, मतलब। अच्छा। हाँ, तो सबसे बढ़िया पुलिस कौन सी लगी आपको? अलग मतलब पूरे जहाँ आपने तो सबसे प्रोफेशनल में जर्मन वाले लगे। जर्मनी क्या खास है उनमें? उनमें खास ये है कि वो एक ही काम देखता है, एक बंदा, अच्छा। एक सब इंस्पेक्टर, माने इमिग्रेशन में है तो इमिग्रेशन का एक्सपर्ट है, तो आप उससे पार नहीं पा सकते अगर आपके कागजों में 1% भी कमी है तो। इतने थोरो प्रोफेशनल। परफेक्शन की तरफ बंदा पड़ते हैं। हाँ, तो कोई एक आदमी ट्रैफिक का है तो वो टोटल प्रोफेशनल बंदा होता है, तो वो हाईली कमिटेड और प्रोफेशनल लोग लगेंगे जर्मन।
बाकी तो सब हर एक में कुछ प्लस कुछ माइनस होते हैं। कि हम जब सड़क पे चलते हैं गाड़ी लेके, स्कूटी लेके चलते हैं, मोटरसाइकिल लेके चलते हैं, तो वैसे तो रोज तो नहीं चेकिंग होती है, कभी शायद ऐसा लगता है कि ऊपर से डंडा आया हो तो चेकिंग होती है, या फिर कभी उनका रूटीन चेकअप रहता है और वो हेलमेट पे भी रोक लेते हैं, कभी किसी चीज़ पे नंबर प्लेट पे रोक लेते हैं। आप अदर स्टेट में जाते हैं, हरियाणा आते हैं, उधर उसमें जाते हैं तो पुलिस वाले रास्ते में आपको रोक लेते हैं। ये बताइए कि ये कावड़ जैसी में जब मोटरसाइकिल पे भैं भैं करके बज रहे हैं और उसमें स्पीकर साइलेंसर हैं, तीन तीन चार चार हैं, इसमें क्यों नहीं ये लागू होता? देखिए ये दो बातें, एक तो आस्था का सवाल आ जाता है और दूसरा भीड़। तो आस्था में कुछ भी पॉसिबल? नहीं, कुछ भी पॉसिबल होना नहीं चाहिए, बट कई बार हो जाता है, भीड़ है ना। अब लाखों करोड़ों लोग हैं, तो इसलिए आपको लोगों की भावनाओं को भी तो देखना होगा। अगर आपको ध्यान हो, हमने कांवड़ मेले में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ बरती है। मैंने कांवड़ मेले में इवन डीजे को कंट्रोल किया था, जैसे हाँ, मुझे पता है ये बात। हाँ, किंतु जैसा फिर मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक प्रकार से जन भावना भी आ जाती है, क्योंकि संख्या इनकी करोड़ों में है। तो पर प्रशासन सोचता है कि भाई किसी तरह से मिनिमम एक प्रकार से बैलेंस पे आके काम करने की कोशिश करता है कि यात्रा भी हो जाए। कुछ भी करते हैं उस टाइम तो कुछ भी हो रहा होता है। नहीं, बिल्कुल सही है, उसको हमने कुछ होने नहीं दिया। आप देख लीजिए हमारे टाइम के कोई भी काम है, जितने पीसफुल हमने कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर लो, और हमने एक्शन भी लिया। एक बड़ी बड़ी बात बता दूं, हरिद्वार पुलिस और उत्तराखंड पुलिस हर साल कम से कम 100 से 200 कांवड़िया गिरफ्तार हाँ, इस बार तो बहुत एक्शन लिया उन्होंने। कम से कम 200 कांवड़िया गिरफ्तार होता हर साल। अच्छा। हाँ, लोगों को पता नहीं चलता, अच्छा। क्योंकि वो एक एक दो दो चार चार करके होते हैं। हाँ हाँ हाँ। आप समझे नहीं? नहीं, इस बार तो वैसे भी बहुत एक्शन लिया गया। तो हमने मसूरी जाने से रोका, मसूरी में हुड़दंग मचने लग गया था। तो अगर वो गलती करेंगे तो एक्शन होता है। और फिर भी मैं इतना सही है कि बिकॉज इट्स ए बिग ग्रुप, तो उसके नाम से उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा छूट तो पा ही लेता है। और फिर पुलिस भी किस किस कोने तक जाएगी, उनकी संख्या, उनको टैकल करने के लिए बहुत ज़्यादा पुलिस चाहिए आपको। और कहीं ना कहीं हम लोग कंप्रोमाइज़ और आपसी सहमति से कोशिश करते हैं कि मेला शांतिपूर्वक हो जाए। तो ये समझ लो, भीड़ के नाम पे होता है कभी। भीड़ पे आपको थोड़ा बहुत समझ। वो कहीं ना कहीं भीड़ लीवरेज ले लेती है, पुलिस को संभल के चलना। तो अब आप लेटेस्ट क्या कर रहे हैं? अब आप लेटेस्ट कर रहे हैं वो बुक? लेटेस्ट में कुछ लिख भी रहा हूँ आजकल, जो है लेटेस्ट मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया है अखबारों में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, दैनिक जागरण में, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो जहाँ मुझे लगता है कि कुछ बड़ी चीज़ है उसमें मेरे कमेंट करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। नाटकवाद पे किया, मैंने नक्सलवाद पे किया, मैंने ऑपरेशन सिंदूर पे किया था। अच्छा। कि ये तो अभी सेमीफाइनल है, फाइनल होना बाकी है। सेमीफाइनल में ज़रूर हम जीत गए, किंतु हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। वो बहुत, जो अमेरिका वगैरह सब ऐलान कर रहे हैं, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, पाकिस्तान दोनों को अपने पक्ष में कर रखा है। देखिए, दोनों सुपर पावर को, चाइना को भी अमेरिका को, तो हमारे लिए खतरे की घंटी। हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमें बहुत संभल करके चलना, अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी, फाइनल की तैयारी करना है। आपका अभियान यूपीएससी कहाँ तक पहुँचा? देखिए, मैंने अभियान यूपीएससी को बड़े लेवल पे शुरू करना चाहा था। अभी मैं गाइड करता हूँ बच्चों को, भरी ऑफ कोर्स करता हूँ और तो सब कुछ। ये मेरी योजना ये है कि अभी तो मैं यहाँ पे आ गई फिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में, तो वो थोड़ा सा मीडियम लेवल पे उसको चला रखा है। जो मुझे अप्रोच करते हैं उन सबकी मैं हेल्प करता हूँ, वीडियोज़ के थ्रू इंटरव्यूज़ लेता हूँ, गाइडेंस देता हूँ। पर बाद में एक बड़े लेवल पे करने की मेरी योजना है, जिससे कि हम जो है ना, जो उसमें फिर हमें बाहर से टीचर्स वगैरह लगवाई, उसके साथ इनको लोगों की हेल्प करूँगी। कोशिश ये रहेगी कि जो बच्चा गरीब और टैलेंटेड है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिया जाए, ठीक है? अच्छा, और बाकी से नॉर्मल चार्ज करते हैं, जिससे वो चल सके सिस्टम, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी छोटा काम नहीं है। और एक मैं करूँगा, जो मेरी मेंटरिंग होगी ना, गाइडिंग, वो 100% फ्री फॉर एवरीवन। तो जो आदमी जिसको दिल्ली भागना पड़ रहा है वो ना जाना पड़े, देहरादून में लोकल में उसकी हेल्प हो जाए, उसको प्रॉपर गाइडेंस है वो मिल जाए, कोचिंग, और साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाए। ये अभियान यूपीएससी का एक योजना है। अभी देखो, अभी तो मैंने, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो मुझे अप्रोच करता है मैं कभी वीडियोस में, मुझे बहुत मुश्किल से मिला ये अभियान यूपीएससी क्योंकि अभी आपने कुछ शायद इसका प्रमोशन वगैरह कुछ खास नहीं किया। नहीं, मैंने कहा ना, मैं उसको अभी होल्ड पे रखा है। बस मैं व्यक्तिगत जो भी मुझे अप्रोच करता हूँ, सबकी हेल्प,
हर साल मेरे हेल्प करे हुए 4-5 मतलब जो लोग। बच्चा आपके साथ में अगर यूपीएससी की तैयारी करने का सपना रखता है तो आपसे यस, मिल सकता मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पिछले साल तो मैंने 30-32 लोगों को इंटरव्यू किया था, तो 14-15 बन गए। हर साल जो है 5 से 10 बच्चा मेरे से गाइडेंस में हेल्प लेके IAS IPS में आ रहा है, और वो 1-to-1 में आ रहा है। फिर मैं इसको एक सिस्टमेटिक बना दूंगा, जैसे मैंने कहा। और सिस्टमेटिक में 2 रूल रखूंगा। मेरी पर्सनल जो मेंटोरिंग होगी वो पूरी तरह 100% फ्री होगी। और दूसरा रूल रखूंगा, जो बच्चा पुअर मतलब फैमिली बैकग्राउंड से है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता और जो टैलेंटेड है, 2 रास्ते होंगे। या तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है परिवार की, या आप प्रॉपरली टैलेंटेड हो, तो ऐसे लोगों को एकदम 100% फ्री उनको सपोर्ट करेंगे।